रवि रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक ऐसी महिला नेता का इंटरव्यू पेश कर रहा हूं जो गुड लुकिंग है, ज्ञानी है और मुखर वक्ता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता उत्तराखंड में और गढ़वाल मंडल की मीडिया प्रभारी और साथ में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की सदस्य उत्तराखंड प्रदेश में गरिमा दसोनी जी। एक शानदार वक्ता तो वो हैं ही, साथ में उनके ज्ञान के अनुभवी और एक राजनीतिक परिवार से संबंध रखती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके 2 बच्चे हैं और उनकी जो बड़ी बेटी है वो ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है। एक बेटा है जो 12th क्लास में है। मैंने उनसे इंटरव्यू का सिलसिला शुरू किया। सारे सवालों के जवाब उन्होंने बड़े आत्मविश्वास के साथ दिए। और एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उनकी गुड लुकिंग के कारण और उनकी मुखर वक्ता होने के कारण उनकी फैन फॉलोइंग उत्तराखंड में बढ़ती चली जा रही है। और निश्चित रूप से मैं ये कहूंगा कि एक पत्रकार होने के नाते और उत्तराखंड वासी होने के नाते निश्चित रूप से मैं भी उनका सबसे जबरदस्त फैन हूं। उनके बोलने का अंदाज मुझे बेहद पसंद है और सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी बातों को रखने का उनका जो अपना ढंग है उनके व्यक्तित्व का एक हस्ताक्षर बन चुका है। गरिमा दसोनी जी एक मुखर वक्ता तो हैं ही, 2 बच्चों की मां भी हैं और उनके पति एक आर्मी ऑफिसर हैं। उनसे मैंने सवाल पूछे और उन्होंने सवाल के बड़े ही अपने अंदाज में उनके जवाब भी दिए हैं। मुझे लगता है कि ये नेत्री उत्तराखंड में कांग्रेस को बहुत आगे तक लेके जाने वाली हैं। एक राजनीतिक परिवार से संबंध रखने वाली हैं। इनके पिता खुद एक विधायक रह चुके हैं रानीखेत से। सुनिए इनका इंटरव्यू। तो हमारे सामने हैं गढ़वाल मंडल की मीडिया प्रभारी और AICC की सदस्य और साथ में प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी जी। सबसे पहले मुझे आपका परिचय चाहिए हमारे दर्शकों के लिए। नहीं, परिचय आपने दे दिया। मेरा मतलब आपके परिवार से है। अच्छा, मैं अब 4थी पीढ़ी हूँ कांग्रेस में और मेरे स्वर्गीय दादाजी उत्तर प्रदेश में मंत्री थे, श्री गोविंद सिंह मेहरा जी, और मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री पूरन सिंह मेहरा जी रानीखेत विधानसभा से विधायक भी रहे और यहाँ अनुशासन समिति के अध्यक्ष होने के साथ साथ नीति आयोग के चेयरमैन भी रहे। तो ऐसे में इस वक्त वर्तमान में मेरे जो चाचा हैं वो रानीखेत से विधायक हैं और उपनेता प्रतिपक्ष हैं करण मेहरा जी। और राजनीति बहुत समय से हमारे परिवार में आप कह सकते हैं कि हम लोगों ने आँख ही राजनीतिक परिदृश्य में खोली है। जो परिवेश था हमारे परिवार का वो इस तरह का था कि सुबह 8 बजे से ही लोगों का तांता लगना शुरू हो जाता था। तो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि थे परिवार के अंदर। अच्छा, आप गुड लुकिंग भी हैं, मुखर वक्ता भी हैं, कहाँ देखती हैं भारतीय राजनीति में अपने आप को? देखिए, मैं कोई शर्त के साथ पार्टी में मैं दाखिल नहीं हुई हूँ। कोई भी मुझे कांग्रेस पार्टी से घर में लेने के लिए नहीं आया था। मैंने खुद ये निर्णय लिया, डिसीजन लिया और कांग्रेस की विचारधारा से प्रेरित होकर ये निर्णय लिया कि अब अगर राजनीति से गंदगी की सफाई करनी है, अगर हम ही लोग ये कहते रहेंगे कि राजनीति बड़ी ख़राब चीज़ है या प्रदेश की देश की राजनीति किस ओर जा रही है, तो हमारा दायित्व है कि हम जैसे लोग जो एक सोच रखते हैं और केवल सोच नहीं रखते हैं, उस सोच को परिलक्षित भी करते हैं, उस सोच को सबके सामने कहने का साहस भी रखते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि राजनीति को हमारी ज़्यादा ज़रूरत है। अदरवाइज़ मैं 13 साल एक शिक्षिका के रूप में काम कर चुकी हूँ और क्योंकि मेरे हस्बैंड आर्मी में ऑफिसर हैं तो पूरे देश में कई शहरों में उनकी पोस्टिंग रही और उन शहरों में 2 से 3 साल हमारा रुकना होता था और वो 2-3 साल मैंने सीनियर क्लासेस को अंग्रेज़ी पढ़ाई है। तो शिक्षिका के रोल को छोड़ना और एक पॉलिटिशियन के रोल को अपनाना ये मेरा निजी फैसला था। तो जब मैं किसी शर्त के साथ पार्टी में शामिल नहीं हुई हूँ तो मेरी अपेक्षाएं भी बहुत ज़्यादा पार्टी से नहीं हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो भी मेरी योग्यता होगी उसके हिसाब से पार्टी मुझे आगे भी देगी। और अभी तक भी जितना मेरा सफ़र राजनीति में रहा है, पार्टी ने बहुत मान सम्मान दिया है, बहुत आदर दिया है और मुझे लगता है कि मेरी काबिलियत को पहचाना है। अच्छा, मैं हम जगह घूमते हैं, काफ़ी दिल्ली में भी घूमा है। जब भी आपको देखते हैं गुड लुकिंग और मुखर वक्ता होने के नाते आपकी फैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही है, तो उनके लिए एक महिला होने के नाते परिवार को संभालने के बाद राजनीति में आना ये कितना कैसे कर पाती है महिलाएं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि गुड लुकिंग होना राजनीति में बहुत महत्व रखता है। सबसे बड़ी चीज़ जो राजनीति में महत्व रखती है वो ये कि आप भेड़चाल में शरीक ना हो, आपकी अपनी एक थिंकिंग हो, आपकी अपनी एक ओपिनियन हो, हर चीज़ को लेकर आपकी एक थॉट प्रोसेस हो और उस थॉट प्रोसेस को आप इतना साहस रखें कि आप समाज के सामने उसको रख पाएँ और उसको इम्प्लीमेंट कर पाएँ। कहते हैं कि प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। जो आप दूसरों को सलाह दे रहे हैं वो अपने अंदर आत्मसात करने की जब शक्ति आ जाए तो मुझे लगता है कि महिलाओं के लिए बहुत
कठिन क्षेत्र है, क्योंकि कठिन क्षेत्र इसलिए क्योंकि ये एक 24/7 जॉब है। यहाँ पर पारिवारिक अपना समय बहुत देना पड़ता है। राजनीति में कुछ पता नहीं होता कि आप कब निकल रहे हैं और कब घर जा रहे हैं, तो ऐसे में बहुत बलिदान आपकी फैमिली को भी देना पड़ता है और आपको भी देना पड़ता है, और उस सब के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होकर शायद निकलना पड़ेगा। बेड़ियाँ खुद महिलाओं को अपने पैरों की तोड़नी होगी। जब आप दहलीज से बाहर कदम रखेंगे और एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, एक मन पक्का करके साथ रखेंगे, तो मुझे लगता है कि फिर सारे लोग, चाहे वो आपके हस्बैंड हों, आपके बच्चे हों, आपके रिश्तेदार, आपके फ्रेंड्स, वो सारे लोग फिर आपको सहयोग करते हैं आपकी मंजिल पाने। अच्छा, मेरा अगला क्वेश्चन है, दल बदल बहुत उत्तराखंड में देखा जा रहा है, तस्त है जनता, आप लोग कैसे दल बदल नेता को ले लेते हो, फिर टिकट भी दे देते हैं, क्या सोचते हैं आप लोग इस बारे में? देखिए, जब आपको तैरना उसी नदी में है या तैरना उसी समुद्र में है, तो फिर आपको उसके दांवपेच भी सीखने होंगे। अगर दांवपेच नहीं सीखेंगे तब भी मरना निश्चित है। अगर आप बाहर निकल जाएंगे ये कहकर कि नहीं, ये तो बड़ी मटमैली हो गई, बड़ी गंदी नदी हो गई, हम नहीं तैर पाएंगे, तो तब भी आपकी मौत निश्चित है। तो राजनीति में अपने आप को जिंदा रखने के लिए सत्ता और सरकार में रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप समाज का भला या वर्गों का भला तभी कर सकते हैं जब आप सरकार में रहें। मतलब वो दरी बिछाने वाले कार्यकर्ता की ऐसी तैसी हो जाए, वो चलता रहेगा आप लोगों के लिए? नहीं, देखिए, मैं पर्सनली, अगर मेरी जो व्यक्तिगत राय है, दल बदल को मैं बहुत घातक समझती हूँ। संविधान, लोकतंत्र और देश के लिए बहुत चिंतनीय जो परिदृश्य चल रहा है। केवल उत्तराखंड की बात मैं नहीं करना चाहूँगी, और ख़ास करके एक दल विशेष के आने के बाद, राजनीति में सत्ता प्राप्ति के बाद ये कुछ ज़्यादा ही ट्रेंड बढ़ गया है। सरकार गिराओ, बनाओ, उठापटक करो, ये सारा कुछ जो ट्रेंड चल रहा है, और एंड चुनाव से पहले जो इस तरह का भेड़ चाल चल रही है कि इस दल से उस दल में चले जाओ, तो इस अवसरवादिता को, जनता को, यहाँ पर जनता, क्योंकि हम जनार्दन कहते हैं लोकतंत्र के अंदर, इसलिए जनता को स्टैंड लेना होगा। जनता को ऐसे लोगों को सबक सिखाना होगा जो पल पल कपड़ों की तरह दल बदलते। अच्छा, हरक सिंह रावत आने से जोश बढ़ा है या निराशा बढ़ी है? नहीं, जोश बढ़ा है, क्यों नहीं, ताकत मिलती है। जब कोई परिवार में सदस्य जुड़ता है तो ताकत मिलती है, और लोकतंत्र में जनाधार बहुत महत्व रखता है। जनता जनार्दन का फैसला बहुत महत्व रखता है, और जनता ने हर बार हरक सिंह रावत जी को आशीर्वाद दिया था। तो जब जनता हरक सिंह जी को पसंद कर रही है और हरक सिंह जी लगातार विजयी प्राप्त कर रहे हैं, तो मुझे लगता है जो जीता वही सिकंदर। अच्छा, एक आज एक जनता का स्टिंग किया है, कहीं वो वायरल हो रहा है, उसमें कुछ घसारी महिलाएं कह रही हैं हरक सिंह रावत जी के लिए, वो तो कजाड़ों के पीछे पड़ रहे, मतलब उसे कजाड़ों से फुर्सत नहीं है, यानी औरतों से फुर्सत नहीं है। इस तरह का बयान उन्होंने दिया है घसारी औरतों ने हरक सिंह रावत जी के चरित्र पर सीधे निशाना साधा है। क्या विचार हैं आपके? नहीं, देखिए, ये उनकी पर्सनल लाइफ है, इस बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी, और अगर एक परसेप्शन ये क्रिएट हुआ है उनके लिए, तो निश्चित तौर पर उन्हीं को साफ भी करना पड़ेगा। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात निश्चित तौर पर चिन्हित करना चाहती हूँ कि आज अगर देश में यौन उत्पीड़न के या महिला नेत्रियों और कार्यकर्ताओं के साथ संलिप्त कोई पाया जा रहा है, तो वो सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोग पाए जा रहे हैं। और यहाँ महेश नेगी को टिकट ना देना, इस बात की भारतीय जनता पार्टी ने पुष्टि कर दी है कि कांग्रेस जो कह रही थी वो सही कह रही थी, विपक्ष जो कह रहा था वो बिल्कुल ठीक था। जो आरोप थे वो मनगढ़ंत नहीं थे, वो आरोपी हैं, ये भाजपा ने खुद साबित कर दिया। हरीश रावत कहां से चुनाव लड़ेंगे? ये माननीय हरीश रावत जी का विशेष अधिकार है कि वो इस पर निर्णय लें कि वो कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, और लड़ेंगे भी या नहीं लड़ेंगे। नेतृत्व करेंगे पूरे चुनाव अभियान का, 70 सीटों पर लड़ाएंगे या स्वयं मैदान में कूदेंगे, ये उनका फैसला है। रामनगर में जबरदस्त विद्रोह देखने को मिलता है। वहाँ के वर्तमान हाजी चेयरमैन जो कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ता रहे, खुल्लम खुल्ला कह दिए कि अगर रणजीत रावत को टिकट नहीं मिलेगा मैं चुनाव पे कूदूंगा। ऐसे विद्रोह को कैसे संभालेंगे आप लोग? देखिए, ये हर पार्टी में होता है और हर चुनाव में होता है, और हमारा पार्टी हाईकमान निरंतर जो गतिविधियां हैं उस पर नज़र बनाए हुए है, और डैमेज को कंट्रोल करने में वो लगातार लगे हुए हैं। जिस तरह से समन्वय स्थापित हो पाएगा उसको वैसे स्थापित किया जाएगा, लेकिन जो लोग प्रेशर में पार्टी को लेना चाहेंगे तो फिर वो स्वच्छंद हैं जो करना चाहें। आप भी दावेदारी कर रही हैं कहीं से? मैंने की है मसूरी से दावेदारी, पर अब देखते हैं क्या रिजल्ट्स रहते हैं। भविष्य में किस पद तक आप पहुंचना चाहती हैं? अभी मैंने सुना है कि आपको कांग्रेस का महिला अध्यक्ष बनाया जाएगा, प्रदेश अध्यक्ष बनने वाली हैं, उसके लिए आपको एडवांस शुभकामनाएं। केवल अटकलें हैं कि महिला प्रदेश अध्यक्ष में मेरा नाम चल रहा है, और जहाँ तक आपने पद की बात कही, तो मुझे लगता है कि जितना ईश्वर ने अभी तक दिया है वो बहुत है, झोली भर कर दिया है, और आगे भी अगर आपकी मंशा और आपकी जो दिशा है वो सही चल रही है और आप मेहनत कर रहे हैं, तो मेहनत कभी वेस्ट नहीं होती, मेहनत ज़ाया नहीं जाती। मैं अपने तौर पर मेहनत कर रही हूँ, पार्टी देखेगी और उसने मुझे कहाँ बैठाना है ये पार्टी का निर्णय हो। अच्छा, मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, बयान दिया प्रियंका वाड्रा जी ने। साथ में ये कहा कि 40-35 सीटें हम आरक्षित कर रहे हैं यूपी में।
में, उत्तराखंड में इस पथ पे क्यों नहीं चल रहे हैं आप लोग? देखिए, ये प्रियंका जी ने उत्तर प्रदेश के लिए ही बयान दिया था, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश का इलेक्शन कैंपेन देख रही हैं, और निश्चित तौर पर उनके इस बयान ने, इस नारे ने क्रांति का काम किया है। महिलाओं में, छोटी बच्चियों में जिस तरह से आत्मविश्वास पनपा है, जागा है उनके इस बयान के बाद, वो अभूतपूर्व है। लेकिन जहाँ तक महिलाओं की खुद की बात है, तो महिलाओं को वो पहला कदम उठाना होगा। प्रियंका जी या गरिमा दसौनी के कहने से नहीं, महिलाओं को खुद अपने अंदर की शक्ति को पहचानना होगा, अपने अंदर की काबिलियत को पहचानना होगा, अपने को कमतर नहीं आंकना होगा, और बेड़ियां खुद की तोड़नी होंगी। पहले महिलाएं पहला कदम उठाएं, उसके बाद मुझे लगता है कि बाकी लोग उसमें सहयोग कर सकते हैं। अंतिम सवाल, कांग्रेस कितनी सीटों पर आपको विजय देख रही हैं आप? देखिए, हम बड़बोले लोग नहीं हैं, हम अतिशयोक्ति नहीं करते। जनता का आशीर्वाद हमें जितनी भी सीटों पे मिलेगा, हमें हर बार की तरह वो शिरोधार्य होगी, और इस बार मुझे लगता है कि इतना बहुमत जनता हमें देगी कि हम ठीक ठाक तरीके से अपनी 5 साल अनवरत सरकार चला पाएँ। धन्यवाद दसोनी जी आपका, थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो सुना आपने गरिमा दसोनी जी को। निश्चित रूप से गुड लुकिंग तो वो हैं ही, लेकिन जिस तरह से वो बात करती हैं, जवाब देती हैं, वो बहुत प्रभावशाली है। और उत्तराखंड में कई उनकी फ़ैन फॉलोइंग है, और उनका एक मैं भी फ़ैन हूँ, क्योंकि उनकी बात करने का ढंग, गुड लुकिंग चेहरे के साथ वह उनका अंदाज जो है वो निराला है। और निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा कि उत्तराखंड की राजनीति में उनका जो व्यवहार है, उनके जो बोलने का ढंग है, निश्चित रूप से एक यूनिक हस्ताक्षर बनने वाला है उत्तराखंड की राजनीति में। मैं उत्तराखंड कांग्रेस को ये कहना चाहता हूँ कि आप ऐसी नेत्रियों को आगे रखें जो बहुत ढंग से बातों को प्रभावी ढंग से रखती हैं। और उत्तराखंड की राजनीति में निश्चित रूप से अगर कभी भी उत्तराखंड में कांग्रेस का सितारा चमकेगा, तो गरिमा दसोनी जी भी एक ऐसा चेहरा साबित होने जा रही हैं जो उत्तराखंड में कांग्रेस को नई बुलंदियों तक पहुंचाएंगी। ऐसे नेता उत्तराखंड में होने चाहिए जो बात को बहुत प्रभावशाली ढंग से रखते हैं। तो उत्तराखंड कांग्रेस के साथ ही पूरे उत्तराखंड की राजनीति के लिए ये एक सुखद संकेत है कि ऐसे प्रभावशाली नेता सामने आ रहे हैं। तो मेरी शुभकामनाएं हैं गरिमा दसोनी जी के साथ, और निश्चित रूप से उत्तराखंड के लिए भी ये सौभाग्य की बात है कि ऐसे नेता, ऐसी बेटी उनके पास है। अगर आपको चैनल पसंद आए, वीडियो पसंद आया, तो शेयर, लाइक जरूर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय भारत, जय हिंद, जय उत्तराखंड।